हाँ, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो बात करते हैं आज के वीडियो में, आज की क्लास में चर्चा होनी है फील्ड डिजीज के अंतर्गत ज्वार क्राफ्ट के बारे में। ठीक है ना, जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात की थी पैडी के डिजीज हो गए थे। पैडी में कौन कौन से डिजीज थे, ठीक है, उसके बारे में चर्चा की थी। क्या पैथोजन होता है, किसके कारण रोकथाम की जाएगी, कैसे किया जाएगा। तो आज नेक्स्ट क्रॉप है आपकी ज्वार। कौन सी है नेक्स्ट क्रॉप? ज्वार है। ज्वार के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिलेबस के अंतर्गत है। ठीक है ना, ज्वार सोरगम बाइपोलर, इसके बारे में जो भी रोग है जिसमें हमें पढ़ना है। ठीक है ना, एस्मेट रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एस्मेट ऑफ सोरगम। ठीक, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो ये जो भारत में 4 प्रकार के एस्मेट रोग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक आपका ग्रेन एस्मेट पाया जाता है, और एक लूज एस्मेट, हेड एस्मेट और लॉन्ग एस्मेट। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के रोग पाए जाते हैं। जो आपका पहला है ग्रेन एस्मेट, ठीक है ना, दाना कंडवा रोग होता है। तो ये आपके इधर जो लिखे हुए हैं ग्रेन एस्मेट, ये भी डिजीज है। लूज एस्मेट डिजीज, हेड एस्मेट डिजीज और लॉन्ग एस्मेट डिजीज। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, और क्या इनका कंट्रोल होता है, कैसे करेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, रोकथाम कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला ग्रेन एस्मेट। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो क्या होगा? देखो, ये फैलने वाले जो एस्मेट डिजीज है, ये बाई फंगस फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? फंगस के द्वारा फैलता है। और किस ऑर्गेनिज्म या किस पैथोजन के द्वारा फैलता है? तो स्पेसिलोथिका सोरगाई। किस पैथोजन के कारण होता है? स्पेसिलोथिका सोरगाई, ये इसका पैथोजन होता है। फिर दूसरा है आपका लूज स्मेट। लूज स्मेट किस पैथोजन के द्वारा होता है? कवक के। किस यानी कि कौन सा कवक है, कौन सा कवक रोगजनक है जिसके द्वारा होता है? तो लूज स्मेट स्पेसिलोथिका क्रुएंटा। ये क्या है? क्रुएंटा, CRUENTA, क्रुएंटा। ठीक है, तीसरा है आपका हेड एस्मेट स्पेसिलोथिका रेलियानम। ठीक है, और अगला है लॉन्ग एस्मेट, जिसे टोलिपोस्पोरियम एरेनबर्जाई। ठीक है, ये इनके पैथोजन थे। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं, एक एक पर बात करेंगे। ठीक है ना, किसमें कैसा क्या होता है। रही बात, सिम्टम्स लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है ना, तो इनको किन किन नामों, जैसे ग्रेन एस्मेट है, कौन सा है? ग्रीन एस्मेट है। इसको जो है कान्ही रोग के नाम से भी जानते हैं। किस रोग से, किस नाम से जाना जाता है? इस रोग को जो है ग्रेन एस्मेट जो है कान्ही रोग के नाम से भी जानते हैं। इसे कान्ही रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस रोग के नाम से जाना जाता है? कान्ही रोग के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? ढका रोग के नाम से जाना जाता है, छोटा कंड के नाम से जाना जाता है, करुणा रोग के नाम से जाना जाता है, करुणा कंडुआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद लूज एस्मेट है। ठीक है ना, लूज एस्मेट मतलब कि जिसे कहते हैं शीर्ष कंड, वो सॉरी, लूज एस्मेट यानी सलत कंड। क्या इसको क्या कहते हैं हिंदी में? लूज को सलत कंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलत कंड। ठीक है ना, सलत कंड बोलते हैं लूज एस्मेट को। क्या बोला जाता है? सलत कंड या अनावृत कंडवा रोग, या अनावृत कंडवा रोग। क्लियर? फिर हेड एस्मेट, इसको शीर्ष कंडवा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष कंडवा रोग। और लॉन्ग एस्पेट, इसे दीर्घ कंडवा या लंबा कंडवा बोला जाता है। ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। तो हमने जान लिया ये सब बाई फंगस द्वारा होते हैं, फंगस के द्वारा। ठीक है ना, कवक के द्वारा फैलने वाले रोग हैं, जिसमें कि ग्रेन एस्मेट आपका स्पेसिलोथिका सोरघाई पैथोजन के कारण होता है। लूज एस्मेट स्पेसिलोथिका क्रुएंटा के द्वारा होता है। फिर उसके बाद आपका हेड एस्मेट है, ये स्पेसिलोथिका रेलियानम के द्वारा होता है। लॉन्ग एस्मेट टोलिपोस्पोरियम एरेनबर्गाई, इसके कारण होता है। ठीक, ये तो हमने इनके बारे में जान लिया कौन से पैथोजन होते हैं, यानी कैजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है ना, अब इनमें हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स इनमें सभी में, ठीक है ना, ये अलग अलग चीजें हैं इसकी। है एस्मेट डिजीज, ये 4 अवस्थाओं में पाया जाता है भारत में।
अगर बात देखो, ये होते हैं लगभग 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। लेकिन भारत में अपना जो है लगभग जो पाए जाने वाले इस एस्टमेट से जो डिजीज से रिलेटेड है वो चार ही प्रकार है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार। आप ग्रेन स्मेट, लूज स्मेट, हेड स्मेट और लाइन स्मेट, ठीक, ये 4 भारत में पाए जाते हैं। इन्हीं के बारे में सिम्टम्स में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इनके जो सिम्टम्स होते हैं, इनके सिम्टम्स बालियों पर दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? बालियों में, या बालियों को निकलते समय, या निकलने से पूर्व, कहने का मतलब अपना संक्रमण शुरू कर देते हैं। कुछ होते हैं जो कि संक्रमण होना, यानी कि जब बालियां निकलते हैं उतने समय उस यानी कि पुष्पन के साथ साथ चलता रहता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो होता क्या है इनमें, जो सिम्टम्स में कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहली चीज कि जब बालियां निकलना शुरू होती है उसी दौरान हम इन रोगों को जान पाते हैं कि इस रोग में, यानी इस रोग के ये लक्षण होते हैं। जो लक्षण प्रकट होते हैं, कहने का मतलब ये है, जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो बालियों के निकलते समय उत्पन्न होंगे। होता क्या है, इनके जो बीजाणु पुंज होते हैं या बीजाणु पुटिकाएं होती हैं, बीजाणु पुटिकाएं होती हैं, वो जो है इनके दानों के बीज में बनती हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, झिल्ली बनी होती है। झिल्ली के अंदर जो है, कहने का मतलब इनके जो बीजाणु के जो कवक होते हैं, कहने का मतलब कि स्पोर्स होते हैं, कह लीजिए, ठीक है ना, वो पाए जाते हैं। बीजाणु पुटिकाएं जिसे कहेंगे, क्या? बीजाणु पुटिकाएं। उसमें जो धीरे धीरे फिर वो सोरस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो बीजाणु पुटिकाएं होती हैं सोरस के रूप में हो जाती हैं। जैसे जैसे बाली ग्रो करती है उसमें वो फैलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जो झिल्ली के अंदर इनके जो ये चूर्ण होता है, काला काला, कैसा काला चूर्ण या दूसरा मटियारी रंग का चूर्ण या भूरा रंग का चूर्ण, ऐसे रंग में जो है चूर्ण पाया जाता है। इनकी बालियों में हल्की, कहने मतलब झिल्ली होती है, झिल्ली में वो चूर्ण भरा हुआ होता है। कटाई के समय, मड़ाई समय, या वो जो है कहने का मतलब कोई ऐसी क्रियाएं, कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, तो हार्वेस्टिंग टाइम हो सकता है या मड़ाई टाइम होता है, तब उनको जो है हम देख पाते हैं। या तो फिर हम दानों के जो बालियां होते हैं उनको फैलाकर देखते हैं, तो उनके अंदर देखने को मिलता है कि सफेद भूरा चूर्ण या काला चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। तो इसमें झिल्लियां होती है, झिल्लियों के अंदर चूर्ण भरा हुआ होता है। तो इसके ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। जो कि अच्छा होता क्या है इससे, जो टिलर्स होते हैं बराबर मात्रा में निकलते नहीं है, कहने का मतलब जो दौजिया होती है बराबर मात्रा में, अगर निकलते भी हैं तो जो स्वस्थ पौधे में जो बालियां निकलती हैं उसकी अपेक्षा इसमें जल्दी निकल आती हैं, ठीक है ना। और जो बालियां निकल भी आते हैं तो उनका विकास सही से नहीं हो पाता है, दानों में क्वालिटी नहीं आ पाती, दानों के ऊपर ये जो है ताकत अपना पूरा, यानी कहने का मतलब जो आप स्मेट डिजीज होती है वो पूरे बाली को ही इफेक्टेड करता है। क्लियर बात? तो ये होते हैं इसके सिम्टम्स। क्लियर इतना बात? फिर उसके बाद इसमें हम रोकथाम एवं मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें रोग मुक्त कंट्रोल में अगर बात की जाए, इसमें कंट्रोल की बात की जाए, कंट्रोल में एंड मैनेजमेंट की बात की जाए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात की जाए, तो सबसे पहली बात यही होती है कि रोग मुक्त बीज, रोग मुक्त बीज का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो रोग मुक्त बीज का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, रोग मुक्त खेत का प्रयोग करना चाहिए, रोग मुक्त खेत का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात और क्या कर सकते हैं हम, फसल चक्र अपनाना चाहिए। क्या? फसल चक्र अपनाना चाहिए। क्लियर बात? क्योंकि होता क्या है इसमें जो कवक होते हैं, ठीक है ना, वो अपनी उत्तरजीविता जो है अवशेषों पर भी बनाए रखते हैं। और बनाए रखते हैं कहने का मतलब ये है कि वो उन पर जो है साल 2 साल यानी काफी समय तक जो है अपनी उत्तरजीविता बनाए रखते हैं। इसलिए हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, हमें प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए, प्रतिरोधी किस्मों को लगाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके आगे कवकनाशी का प्रयोग करेंगे। क्या? कवकनाशी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा जैसे कि मृदा आपका कवक जो है बीज जनित है। कैसा है? बीज जनित है। बीज जनित है तो
सीड ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है। और सीड का ट्रीटमेंट जो किया जाता है किससे किया जाता है? कैप्टान थेरान से किया जाता है। कैप्टान और थेरान से किया जाता है। क्या मात्रा होती है? 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति केजी सीड लिया जाता है। ठीक है ना? कहने का मतलब 2 से 3 ग्राम आपके कैप्टान थेरान की मात्रा होगी 1 किलो बीज के लिए, उससे हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद जैसे कि और जैसे रसायन का प्रयोग करना है, क्या करना है? रसायन का प्रयोग करना है। तो रसायन के प्रयोग करने के लिए कहने का मतलब कोई भी हम फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, कवकनाशी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला कौन सा डिजीज है? बाजरा। कौन सा है? बाजरा। तो बाजरा बाजरा का पहला ईयर ग्रीन डिजीज या डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, जिसे ईयर ग्रीन ईयर डिजीज, जिसे हरित बाली क्या बोलते हैं? हरित बाली रोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरित बाली रोग बोलते हैं, या डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू मतलब कि क्या होता है? मृदु रोमिल आसिता, मृदु रोमिल आसिता। ठीक है ना? तो एक तो सबसे पहली चीज ये जानिए, ये जो है आपका ग्रीन ईयर डिजीज जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितने अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वो 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? एक होता है पत्तियों पर प्रतिरोमिल, एक होता है आपका, देखिए, पत्तियों पर मृदु रोमिलासिता। 3 स्टेज पाई जाती है इसकी। एक हो गया आपका पत्तियों पर मृदु रोमिल यानी कि आसिता। दूसरा हो गया आपका क्या कहते? हरित बाली अवस्था, हरित बाली अवस्था। और अगला आपका तीसरा है आपका इसमें परोह या कली, कली विरूपता, या कहने का मतलब हाँ कली विरूपिता, ये लिख लीजिए, कली विरूपिता अवस्था। ठीक है ना? क्लियर नहीं बात? कहने का मतलब जो आपका ग्रीन ईयर डिजीज है ये 3 स्टेज में पाया जाता है। वो 3 स्टेज कौन से हैं? पत्तियों पर यानी कहने का मतलब डाउनी मिल्ड्यू ऑफ लीव्स, ग्रीन ईयर स्टेज, और बर्ड विरूपता यानी कि बर्ड कहने मतलब इसमें कह सकते हैं बर्ड डिफॉर्मेशन। विरूपता मतलब फॉर्मेशन मतलब डिफॉर्मेशन। ठीक है ना? बर्ड डिफॉर्मेशन। ये अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे ग्रीन ईयर डिजीज। ग्रीन ईयर डिजीज किस पैथोजन के कारण होता है? कैजुअल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? तो इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है ग्रीन ईयर डिजीज का, स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला पैथोजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला। यानी कहने का मतलब जो आपका ग्रीन ईयर डिजीज होगा वो किसके कारण होता है? किस पैथोजन के कारण होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला पैथोजन के कारण होता है। ठीक है, फिर इसमें हम बात करते हैं जो सिम्टम्स होते हैं। ठीक है ना? सिम्टम्स में क्या होता है? इनके पौधों पर जो इनकी पत्तियां होती हैं उनमें हरिमीनता पाई जाती है। जो कहने का मतलब ये होता है पहला जो इसमें 3 स्टेज में पाया जाता है, पत्तियों में हरिमीनता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हरिमहीनता पाई जाती है। ठीक है ना? कहने का मतलब हल्का पीले रंग की कहने का मतलब पत्तियां देखने को मिलती हैं, धारियादार मिलती हैं। ठीक है ना? और क्या होती है? धीरे धीरे उनमें जो है वो आकार जो है बढ़ने लगता है, अनियमित आकार में हो जाता है। तो पौधे की जो पत्तियां फिर सूखने लगती हैं, सूखने के बाद फिर वो मुरझाकर गिर जाती हैं। तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? हरित बाली अवस्था है। जो बालियां हैं, बालियों में कैसी संरचना? एक कहने मतलब ये कह सकते हैं इन्हें जो है इनकी बालियों में जब ये बालियां निकलती हैं तो इनमें दाना नहीं निकलते, दानों की जगह पर रोए टाइप में निकलते हैं। जैसे कि एक तरह से कह लीजिए जैसे कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए हो, गुड़ियान हो बढ़िया। जैसे कि ये जो हरित बाली अवस्था होती है ना, इसे जोगिया रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोगिया रोग भी कहते हैं, या इसे बाबा रोग भी कहते हैं। कहने मतलब जो दाढ़ी वगैरह रखाए रहते हैं उनको कहते हैं ना बाबा, तो इसे बाबा रोग भी कहते हैं, जोगिया रोग भी कहा जाता है, और कोडिया रोग भी कहा जाता है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? बाबा रोग के नाम से भी जानते हैं, बाबा रोग, जोगिया रोग,
और किस रोग के नाम से जाना जाता है इसे? कोड़िया रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो आपका ये स्टेज का जो रोग होता है, ये 3 स्टेज में पाया जाता है। जो हरित वाली अवस्था होती है इसको बाबा रोग के नाम से भी जाना जाता है, जोगिया रोग के भी नाम से जाना जाता है और कोड़िया रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, जो भुट्टे या बालियां, जो ज्वार की जो भुट्टे निकलते हैं उसमें दाने नहीं रहते हैं। उनमें कहने मतलब जैसे कि दाढ़ी नहीं होती, दाढ़ी में जो गुड़मुटियाने हो यानी कि घुंघराले टाइप के बाल हो जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इसके बाली में दानों की संख्या नहीं रह जाती है। उनमें जो है रोए टाइप के बहुत सारे निकले हुए होते हैं, दाढ़ी जैसी आकृति उसमें देखने को मिलती है बहुत सारे, यानी दाने कम हो जाते हैं और बालियां जैसे रोए टाइप में ज्यादा निकलते हैं। ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। फिर अगला है कली विरूपतावस्था। कौन सी है? कली विरूपतावस्था। इसमें क्या होता है कि रोगग्रस्त पौधे में जो दौजिया होती है यानी कि टिलर्स होते हैं, बहुत अधिक निकलते हैं, बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं। होता क्या है, वो बौने रह जाते हैं, ठीक है ना। कैसे रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं और झाड़ी दृश्य यानी झाड़ी सदृश हो जाते हैं, झाड़ी के समान दिखने लगते हैं। कैसे दिखने लगते हैं? झाड़ी के समान दिखने लगते हैं, कहने मतलब उनका विकास नहीं हो पाता है, वो छोटे ही रह जाते हैं। और जब छोटे रह जाते हैं, विकास नहीं हो पाते हैं, तो फिर कहने का मतलब यह है नई परो एवं नई कलियां जो होती हैं उनके द्वारा जो है विकास नहीं हो पाता है। कहने का मतलब जब छोटी रह जाएंगी, बौनापन रह जाएगा, तो उनमें जो है कहने का मतलब दानों का विकास नहीं हो पाता है सही से। कहने का मतलब जब आपकी कलिका ही नहीं डेवलप होगी तो उसमें और सारी प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं। तो ये थी कुछ जुड़ी बातें इससे, काली विरूपता अवस्था से। तो पैथोजन जान ही लिया है। अब हम बात करेंगे इसमें इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, क्या किया जाता है। तो सबसे पहली चीज यही है कि रोग मुक्त बीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोग मुक्त बीज होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, प्रमाणित बीज होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात, रोग मुक्त स्वस्थ प्रमाणित बीज होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है कि खेत जो है रोगग्रस्त यानी कि रोगग्रस्त पौधों से मुक्त होना चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था होना चाहिए। फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। 3-4 साल के लिए फसल चक्र, 3-4 साल जो है फसल चक्र कंटिन्यू अपनाने से जो है इस रोग से निजात पाया जा सकता है। फिर और उसके अलावा क्या करते हैं, इसके जो कहने का मतलब ये रोग जो है एक तरह से बीजाणु जनित होता है। कैसा होता है? ये रोग जो है बीजाणु जनित होता है, तो इसलिए इसके बीज को ट्रीटमेंट करके ही बोया जाए तो बेहतर होता है। ट्रीटमेंट करने के लिए आप कैप्टान थीरान का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि खेत में हमारी क्रॉप लग गई है, यानी मतलब सोविंग हो गई है और फसल खड़ी हुई है, अगर उस दौरान रोग का फैलाव हो गया है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम मैंकोजेब का छिड़काव करेंगे। किसका छिड़काव करेंगे? मैंकोजेब का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं? मैंकोजेब का छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है? मैंकोजेब का छिड़काव किया जाता है, जिसे एंडोफिल M45 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? इसमें जो इसकी मात्रा होगी 2 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में, यानी जो 1000 लीटर पानी होता है, जो 1000 लीटर पानी ये 1 हेक्टेयर के लिए होता है, प्रति हेक्टेयर के लिए मात्रा कितनी होगी? 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम जो कवकनाशी होगा यानी कि आपका जो फंगिसाइड होगा उसको 1000 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे करवाते हैं। किस कंडीशन में? जब रोग का फैलाव हो जाता है। रोग का फैलाव हो जाता है, कहने का मतलब हमारे खेत में रोग का फैलाव हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है ना। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला का। क्लियर बात? फिर उसके आगे अर्गट डिजीज की बात करेंगे। अर्गट डिजीज जो किसके कारण होता है, किस पैथोजन के कारण होता है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मेसिस, या कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है। ये भी बाई फंगस होता है। किसके द्वारा होता है? बाई फंगस होने वाला आपका रोग है। क्या है? कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मेसिस। क्लियर इतनी बात? ये किसके द्वारा होता है? अर्गट डिजीज, क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मेसिस। हाँ, तो बात कर रहे थे क्या? क्लेविसेप्स इसका पैथोजन होता है। अब इसमें हम बात करेंगे क्या? सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अर्गट डिजीज में सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सिम्टम्स में क्या होता है? इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं स्पाइक्स पर, यानी कि बालियों पर दिखाई देते हैं। बालियों में होता क्या है? जब
इसका संक्रमण होता है। कहने का मतलब अर्गट डिजीज का जब संक्रमण कब दिखाई देता है? जो पुष्पन के समय से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्या? पुष्पन के ही समय से दिखाई देना शुरू हो जाता है। होता क्या है इसमें, कंडीशन क्या होती है, यानी कि क्या होता है इस रोग के प्रभाव से, होता क्या है? पुष्पन के साथ दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। होता क्या है कि जो संक्रमित स्पाइक होती हैं, क्या होती है? संक्रमित स्पाइक होती है, जो इफेक्टेड स्पाइक्स होती हैं उनमें से जो है छोटी छोटी बूंद के रूप में, ठीक है ना, छोटी छोटी बूंद के रूप में एक द्रवित या कह लीजिए लसलसा या शहद के जैसा, कैसा? शहद के जैसा बूंद, छोटे छोटे बूंदों का रिसाव होता है, यानी टपकता है, ठीक है ना। एक द्रवित पदार्थ जो है, लसलसा टाइप का पदार्थ जो कि गुलाबी रंग का हो सकता है या शहद के रंग का हो सकता है, द्रव्य पदार्थ जो है इससे रिश्ता है, ठीक है ना। वो जो है ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है किसमें? अर्गट डिजीज में। वो क्या होता है, धीरे धीरे इसे जो है कहने मतलब द्रव के रूप में जो धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो है ये रिसना शुरू हो जाता है, यानी टपकना शुरू हो जाता है। एक तरह का चिपचिपा द्रव होता है, चिपचिपा। और इसे ही इस रोग में, अर्गट डिजीज में, इसे हनी ड्यू स्टेज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जब कहने मतलब जो स्पाइक से जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में, ठीक है ना, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जब टपकना शुरू हो जाता है द्रव के रूप में, नहीं ठीक, जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? हनी ड्यू स्टेज भी बोलते हैं, जिसे मधु बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हिंदी में? मधु बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधु बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं इनके सिम्टम्स, जिससे हम पहचानेंगे कि इसमें अर्गट डिजीज होता है। अब कंट्रोल के लिए क्या करेंगे इसमें, तो आइए देखते हैं। तो इसमें बात कर रहे थे रोकथाम के लिए क्या करेंगे। तो रोकथाम के लिए हम सबसे पहली चीज तो अगेती बुआई करेंगे। अगेती बुआई करके, ठीक है ना, अगेती बुआई करके इससे निजात पाया जा सकता है, ठीक है ना। इस रोग यानी कहने का मतलब इसके रोग से बचा जा सकता है। अच्छा, अगेती बुआई कब? कहने का मतलब अगर जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगर हम इसकी बुआई कर दें तो इस रोग से हम बच सकते हैं, ठीक है ना। अर्ली बुआई की जानी चाहिए। दूसरी बात क्या करना चाहिए कि ऐसा खेत हो जो इस रोग से मुक्त हो। क्या हो? सबसे पहली चीज कहने का मतलब जिस खेत में ये रोग लगा हो उसमें दोबारा क्रॉप नहीं लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, बीज जो है रोग मुक्त होना चाहिए और खेत भी हमारा रोग मुक्त होना चाहिए। फसल चक्र का विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सब बातें होती हैं रोकथाम के लिए। कहने का मतलब ये सब मैनेजमेंट करने पड़ते हैं रोग से बचने के लिए। और रही बात जैसे ग्रीष्म काल में हमें खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। कहने का मतलब जो उत्तरजीविता मृदा में बनाए रखते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो अवशेष होते हैं अवशेषों को इकट्ठा करके अलग करके नष्ट कर देते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं सब अपनानी चाहिए, ठीक है ना। और भूमि में वेल ड्रेनेज होना चाहिए, ठीक है ना, उचित जल निकास होना चाहिए। फिर रही बात कहने का मतलब जैसे कि ये व्यापक रूप से खेत में फैल गया है, ठीक है ना। जैसे हमको जानकारी बाद में हुई है, हमने क्रॉप लगा रखी है और खेत में फैल चुका है। तो जब फैल चुका है तो उसमें हमें कोई ना कोई कंट्रोल के लिए हमें जो है अपनी फसल को बचाने के लिए स्वाभाविक सी बात है किसी ना किसी फंगिसाइड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो अर्गट डिजीज होता है ये फंगस से होने वाला है। जो आपको कहने मतलब क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस है, ये एक तरह का क्या है? फंगस स्पीसीज है, ठीक है ना। तो इससे हम बचने के लिए क्या करेंगे? तो इससे बचने के लिए हमें फंगिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। फंगिसाइड जैसे कि आपका हो गया क्या? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर युक्त फंगिसाइड या सल्फर युक्त फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका डाइथेन Z78 हो गया, इसका प्रयोग कर सकते हैं। डाइथेन Z78 जिसे जिनेट के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर बात? फिर उसके अलावा प्रतिरोधी किस्में भी हम उगा सकते हैं। प्रतिरोधी किस्में या सहनशील किस्में यानी टोलरेंट एंड रेजिस्टेंट वैरायटियों को उगाना चाहिए इससे बचाव के लिए। तो क्लियर बात हमने जान लिया। यानी कि बाजरा का जो अर्गट डिजीज होता है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कारण होता है। इसे ही हनी ड्यू स्टेज भी बोलते हैं, यानी कि मधुबिंदु रोग भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। होता क्या है इसमें
इसके रोकथाम के लिए सभी चीजें जान ही ले। अगेती बुआई की जाए, रोग मुक्त बीज, प्रमाणित बीज हो, ठीक है, फसल चक्र अपनाना चाहिए, अच्छी जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए। ये सब सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। गर्मियों के दिनों में गहरी जुताई करनी चाहिए। और अगर व्यापक रूप से हमारे खेत में, हमारी फील्ड में, हमारे फार्म में अगर रोग फैल गया है तो डाइथेन Z78 या कॉपर युक्त जो है फंगीसाइड, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, से कहने का मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से फार्मूले के जो भी रसायन होते हैं, कहने का मतलब फंगीसाइड, उन सब का हम प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि डाइथेन Z78, जिसे व्यापारिक नाम जिनेब है। इन रसायनों का हम प्रयोग करके इसका कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर?